बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर तो ये है कि 3 बरसों में 7वां IG पंजाब तयनात हुआ है आज, और इन्हीं 3 बरसों में 5वें चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी नए आए हैं। इस मौजू पर तफसील से हमने बात करनी है कि क्यों चीफ सेक्रेटरी या IG पंजाब या दीगर सेक्रेटरीज़ या ब्यूरोक्रेसी के दीगर नुमाइंदे ज़्यादा अरसा पंजाब में टिक नहीं पाते। इंतहाई अंदर की ख़बरें आज हम आपके सामने शेयर करेंगे, लेकिन इस अहम मौजू पर बात करने से पहले इससे भी एक अहम मौजू जंग सितंबर का हवाला। कल हमने यौम दिफा के मौके पर बड़ी फ़ौज की जो कामयाबियाँ हैं उन पर एक प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया था। आज यौम फ़िज़ाइया है, तो इस जंग के दौरान शामी साहब जो पाकिस्तान की एयर फोर्सेज़ हैं उन्होंने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। अददी क़ुव्वत का कोई मवाजना नहीं था, जो टेक्नोलॉजी थी उसका कोई मवाजना नहीं था, जो जिद्दत थी उसका कोई मवाजना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये पाक फ़िज़ाइया थी जिसने जो पाकिस्तान की जो फ़िज़ाएँ हैं उनको भारतीय सूरमाओं और भारतीय पायलट्स के लिए कब्रिस्तान में बदल दिया था। एम आलम जो है जी 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 जी, उन्होंने इसी जंग के दौरान रिकॉर्ड कायम किया। वो आज हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, आप बात कर लें फिर वो रिपोर्ट नशर करते हैं। देखिए, हमारी फ़िज़ाइया जो है उसको एयर मार्शल असगर ख़ान ने उसकी बुनियाद रखी, यानी उसको आगे बढ़ाने में, परवान चढ़ाने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। बिल्कुल। और फिर उसके बाद एयर मार्शल नूर खान, बिल्कुल। और ये फ़िज़ाइया जो है हमारी कामयाबी इन दोनों से जुड़ी हुई है। हाँ, चाहे वो 65 की जंग और फिर अभिनंदन की कहानी हो, हाँ, फ़िज़ाइया एक इतनी मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हुई। और इसी तरह हमारी फ़ौज जो है, बर्री फ़ौज भी अब माशाल्लाह, नेवी भी काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी है, बहुत बेहतर सूरत हाल है। तो हमारी जो अफवाज है ना, वो हमारा फ़ख्र है। हमारे जो अदारे हैं, दूसरे अदारे तो हमारे कमज़ोर पड़े, और सियासी अदारे ख़ास तौर पर हमारे अदालती अदारे, सियासी अदारे, ब्यूरोक्रेसी भी कमज़ोर पड़ी। लेकिन उसके बावजूद ये अदारे जो हैं अब तक इन कायम हैं, और थोड़ी सी आप झाड़ पूंछ के बाद काम करने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी नेमत है ये। और हम पानियाने पाकिस्तान जो थे, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और मुशक्क़त के साथ और अर्क रेजी के साथ पाकिस्तानी रियासत जो है उसको मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया। तो सर, ये 1 सितंबर 1965 से लेकर 10 सितंबर 1965 तक इन 10 दिनों में क्या हुआ? पाक फ़िज़ाइया ने कैसे भारतीय एयरफोर्स का मुकाबला किया और कैसे उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया? एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर हम बात करेंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब शहजाद चौधरी साहब से। तो शामी साहब, ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है। हम उस वक़्त जो हमारा लड़ाका तैयारा था ना, हाँ, वो सेबर था। हाँ जी, सेबर। तो मुझे एक तराने के बोल अब भी मेरी कानों में गूंज रहे हैं। हाँ, वो क्या? दिल्ली वाले रौला पाया, सैबर आया, सैबर आया, वाह। नट्ठी चाचा दौड़ी ताया, सैबर आया, सैबर आया। रेडियो पे तराना नशर होता है। क्या बात है सर। हमें ये सब कुछ कैसे हुआ, इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब से। आप फाइटर पायलट भी रहे हैं, कमांडर रहे हैं, सिफारतकार भी रहे हैं और तज्ज़िया निगार भी हैं आप। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। रिपोर्ट आपने देख ली, सुन ली। शामी साहब ने तो उस दौर का हवाला भी दे दिया जो जंगी तराने नशर हुए थे। ये कैसे मुमकिन होता है सर? उनके पास अददी तौर पर भी ताकत ज़्यादा थी, जिद्दत भी ज़्यादा थी, फिर कंपटीशन हमारा ज़्यादा टफ था नामसाइद हालात के बावजूद। जी जामी साहब, ये इस तरह होता है कि जब आप अपने काम में, अपने प्रोफेशन में इंतहा लेवल की महारत हासिल करना चाहते हैं, और ये महारत लगन की और एक यकीन और ईमान की हद तक आपका हिस्सा हो, आपकी बुनत का, यानी आपको एज ए प्रोफेशनल फाइटर पायलट ये हर वक्त लगन हो और तगोदौ हो कि मुझ जैसा कोई ना हो। दूसरी बात, मेरे ख्याल में शामी साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया, एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान, ये इस किस्म की प्रोफेशनल लीडरशिप इन्होंने प्रोवाइड की, और उनके बाकी जो ज़ैली उनके नीचे सबॉर्डिनेट्स थे, कि जिन्होंने प्रोफेशनलिज्म और मेरिट को हमारी बुनियादों में गूंद दिया एयर पाकिस्तान एयरफोर्स की। उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान एयरफोर्स अगर फ़ख्र अपना किसी चीज़ पे कर सकती है, अल्लाह का शुक्र के साथ साथ करते हुए, तो वो इस बुनियाद पे है कि हमारे यहाँ 99.9% हम कोशिश करते हैं कि हमारे तमाम लोग जो इस हकदार हैं मेरिट पे उठते हैं। और मेरिट एक ही है
आप फाइटर पायलट किस लेवल के हैं, किस नौइयत के हैं, और आपकी पहचान ही उस लेवल पे होती है। साहब, उस 65 में फ़र्क कितना बड़ा था भारतीय फ़ज़ाई बर्तरी में और पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई इस्तिताअत थी उसमें फ़र्क क्या था? 150 और 450 500 के करीब जहाज़, 500 उधर, 150 के करीब फाइटर्स हमारे पास। इस किस्म का तनासुब था, एक और 3, 1 और 4 का, 4 साढ़े 4 का तनासुब था। लेकिन बारसूरत देखिए, सबसे खूबसूरत बात क्या थी, गो कि उनके पास भी बहुत अच्छा जहाज़ था, हंटर बहुत मुकाबले का जहाज़ था सेबर के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया, हद दर्जा महारत। मैंने आलम साहब से एक दफ़ा पूछा, जब वो जाहिर है कि रिटायर हो चुके थे बहुत अरसा, मैंने कहा वो क्या चीज़ थी जो कि आपने जिसके ऊपर, उन्होंने कहा ये जो 5 जहाज़ों को गिराने का जो मार्का था, ये मैं अपने जहन में जंग से पहले बहुत मरतबा दोहरा चुका था कि अगर ऐसा होगा तो इस तरह होगा, मेरा जहाज यहां पे होगा, दुश्मन इधर होगा, मैं इधर से ऐसे मारूंगा उसको, फिर उसके बाद ऐसे शिफ्ट करूंगा अपनी साइड। ये मैं आपको जाती उनसे जो गुफ्तगू का आपको हवाला दे रहा हूं। तो वो जिस किस्म की जहनी तैयारी और जहनी कमिटमेंट इन लोगों के अंदर थी, और वही फिर हमारा असासा बना और हमें आगे लेके चला। ये वो कमिटमेंट है जिसने के आलम साहब को वो दिया। एक और आपको बताऊं, हमने सरफराज रफीकी का जिक्र किया और आपने अपनी रिपोर्ट में भी उसका जिक्र किया। हलवाड़ा पे स्ट्राइक थी उनकी, और ये 6 सितंबर की शाम की बात है। वो सूरज गरूब होने के साथ साथ इनको वहां पे स्ट्राइक करना था हलवाड़ा में। 8 जहाज़ों का पैकेज जाना था सिर्फ हलवाड़ा के लिए, जो कि सरगोदा बेस से टेक ऑफ करना था। सिर्फ 3 जहाज रेडी हो पाए, क्योंकि सारा दिन उनकी मसरूफियत रही और कुछ जहाज़ों में कहीं ना कहीं कुछ खराबी पैदा हो गई थी, तो रिकवरी में टाइम लग रहा था। सिर्फ वो चाहते तो 8 होने चाहिए थे, सिर्फ 3 उड़े, रफीकी, यूनुस, सेसल। चाहते तो ना उड़ते, कह सकते थे कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन जहां 8 ने जाना था वहां पे 3 गए। और उस वक्त तक सजाद हैदर साहब ने चूंकि पठानकोट पे हमला कर दिया था उनके स्क्वाड्रन ने, और उसको तहस नहस कर दिया था, तो सारी इंडियन एयरफोर्स हवा में थी डिफेंस के लिए। तो ये जब घुसे हैं हलवाड़ा में, वहां पे रफीकी की गन्स जैम, उसने पहले 2 जहाजों को मारा, उसके बाद उसकी गन्स जैम हुई, तो वो भागा नहीं। रफीकी ने कहा अपने नंबर 2 को, यूनुस को आगे किया, उसके पीछे लग गया कि तुम्हारी टेल मैं कवर करूंगा। ये है जुर्रत, ये है वो लगन, ये है वो हौसला कि मेरे पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इसी जगह खड़ा हूं, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। दोनों रफीकी और यूनुस शहीद हुए उस मार्के में, सेसल अकेले वापस आए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर देखना हो तो, अगर मुझे हमारी सब जिंदगी 35 साल मेरे पाकिस्तान एयरफोर्स में गुजरे, क्या था? आलम की महारत और जज्बा जो है मुझे रफीकी का चाहिए। ये 2 चीजें अगर किसी भी शख्स में यकजा हो जाएं, तो वो जैसे कहते हैं ना, औजे सुरैया की हद को छूता है। तो ये है वो जज्बा जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में आज भी जिंदा है। शहजाद साहब, खुशकिस्मत। अब हिंदुस्तान के साथ हमारा तनासुब क्या है हमारी ताकत का? अब तो उन्हें फ्रांसीसी जदीद त्यारा भी मिल चुके हैं ना, मोदी साहब के जो सौदे थे। देखिए, उस वक्त भी जदीद थे, 2019 में भी जदीद थे। SU-30 से बेहतर कोई त्यारा नहीं है। लेकिन शामी साहब की बात का जिक्र करते हुए देखिए, 1 और 3 का तनासुब रफली रहता है, हर दौर में रहता है। पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क भी नहीं है, इतना बड़ा, लेकिन हम करते क्या है कि हम सिनर्जी लेके आते हैं। हम 1 वर्सेस 1 नहीं करते, हम 1 और 1 11 करते हैं, हम 1 और 1 2 नहीं करते। हम इस तरीके से मिलाते हैं अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को, कि जब हम अप्लाई करते हैं अपनी एयरफोर्स को किसी सिचुएशन में, तो उसका जो मल्टीपल टाइम्स उसका असर ज्यादा बढ़ता है, जो कि आपने 2019 में देखा। तो मेरे ख्याल में ये एक बुनियादी फर्क है हमारे सोच के अंदर, हमारी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, हमारी तैयारी और ट्रेनिंग के अंदर। शहजाद साहब, आप हुस्न इत्तफाक से आप हमारे साथ हैं, तो ये जरा बताइए कि ये अफगानिस्तान में क्या हुआ है, इनकी फौज किस तरह कोलैप्स कर गई, और क्या इनकी एयरफोर्स जो थी वो कहाँ चली गई? ये कैसे आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे एक फौजी मुबस्सर के तौर पर? शामी साहब, बिल्कुल वाज़े तौर पे आई थिंक इससे बेहतर हम आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा इस चीज़ को। पहले आपने असगर खान और नूर खान की बुनियादों का जिक्र किया, जो बुनियादें डाली उन्होंने, जो इस मुल्क के साथ वाबस्ता थी। हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी इस मुल्क की जड़ों से उठी है, वो इस कौम का हिस्सा है, इस सरजमीन का हिस्सा है। अच्छा, वहाँ की जो बदकिस्मती से जो अब हमें समझ आती है, नजर आता है, ये डॉलर्स पे खड़ी हुई फौज थी, डॉलर्स पे खड़ी हुई एयरफोर्स थी। वो जब डॉलर्स हट गए तो बुनियाद कोई ना रही उस चीज़ की। दूसरी बात, बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी थी तालिबान की
कि क्योंकि ये सब ट्राइबलिज्म का बहुत स्ट्रांग इफेक्ट है वहां पे। जिस तरह हम सब मिलके हमारी सर्विसेज के अंदर हम सब एक हो जाते हैं, हम एक ही हम ट्राइबलिज्म के अंदर नहीं देखते, हम अपने आप को एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पाकिस्तानी के तौर पे देखते हैं। उनके यहाँ ट्राइबलिज्म ज्यादा है, उन्होंने ट्राइबल इन्फ्लुएंसेस इस्तेमाल किए और आहिस्ता आहिस्ता उस फौज के अंदर से लोग हटते गए और हथियार डालते गए और उनको अंदाजा हुआ कि लड़ने वाले कोई नहीं रह गए। ये दो बड़ी चीजें थी कि वो एयरफोर्स और वो जो फौज थी वो बिल्कुल ज़ायल हो गई। सही, बहुत 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 शुक्रिया जनाब शहजाद चौधरी साहब आपके कीमती वक्त का। सर, क्योंकि कल यौम दिफा की मरकजी तकरीब भी थी तो आर्मी ने कहा ना कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये बेतेग लड़ने वाली बात है। ऐसे ही है, वो जो बात बता रहे हैं कि जहाज की गन्स और उसका मिसाइल सिस्टम लॉक हो गया, उसके बावजूद जो पायलट होता है उसको वापस आना होता है, उसके पास हथियार रहा ही नहीं। उन्होंने अपने पायलट को तुम आगे चलो, मैं तुम्हारी टेल की हिफाजत करता हूं। जमाल अब्दुल नासिर के दौर में जो बड़े उनके एयर मार्शल थे अब्दुल हकीम, यानी जब इसराइल ने हमला किया सारे अपने जहाज उन्होंने अड्डों पे बिल्कुल फैला के खड़े हुए थे। उन्होंने हमला किया, सारी एयरफोर्स उड़ा दी और मिस्र जो है वो जो सारी घन गरज उसकी थी बैठ गई और जमाल अब्दुल नासिर के नारे थे सारे बताशे की तरह बैठ गए और फिर यानी एक रुसवाई का सामना करना पड़ा। और क्या नारे लगाता थे जमाल अब्दुल नासिर, क्या उनका तूती बोलता था, और फिर क्या और बिल्कुल उनके साथ क्या हुआ। अच्छा सर, कल अगर एक बात एक और देखें, मैं एक बात अर्ज करूं, ये जंग सितंबर जो है ना, इस पर बड़ी बहस होती है। इसके दो पहलू हैं, एक तो मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक तो हो गया दिफाई फौजी, एक है आपने मैदान जंग में किस सलाहियत का मुजाहरा किया, ठीक हो गया। मैदान जंग में बैटल फील्ड पे हमारी बर्री फौज, हमारी फजाई फौज ऐसे लड़ी है कि उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया। कोई मिसाल नहीं, इसमें कोई शक नहीं, हम कल से जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक इसका सियासी पहलू है। वो क्या था? जो लोग इसको लीड कर रहे थे पाकिस्तान को, उन्होंने क्या किया, वो उसके असरात क्या हुए मुल्क पे और उन्होंने वो इसको अवॉइड कर सकते थे और उन्होंने अवॉइड क्यों नहीं किया। और फिर जब ऑपरेशन जबाल्टर शुरू हुआ और कश्मीर के अंदर 8,000 आपने अपने फौजी भेजे ताकि वो वहाँ अटैक करें और जज्बा जो है आज़ादी का पैदा करें। उसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई उसको संभालने के लिए आपके पास लीडरशिप मौजूद नहीं थी। तो लीडरशिप जो थी वो इसमें इस जंग के पैदा किए हुए जो असरात थे उनमें डूब गई, उसकी नजर हो गई सियासी, उसके साथ ही मुल्क को भी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जो बैटल फील्ड है वहां पे तो झंडा, उस पे झंडा हमने अपना लहरा दिया। तो आप इसको दो टुकड़ों में बांट कर देखें अच्छा और फिर अवाम और फौज का जो मिसाली इत्तेहाद था कंधे से कंधा, तो फिर अपने हमारे दुश्मन ने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अवाम में और फौज में तफरीक पैदा की जाए। वो तफरीक पैदा हुई 71 में, जो नजर भी आई, फिर उसका नतीजा निकला, आपने देखा। तो ये असरात जो उसके सियासी हैं और उस वक्त की लीडरशिप थी जो उसका फेलोर है, सही, और उसकी जो जजमेंट है, उसकी जो गलतियां हैं वो एक अपनी जगह मौजूद हैं, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये लेकिन हमारे जवानों ने, हमारे फौजी अफसरों ने, हमारे फजाइया के जांबाजों ने वो अपना रिकॉर्ड कायम किया और यहाँ इंडिया के अज़ाइम जो थे उनको चिकना चूर कर दिया। उसका ख्याल था कि मैं लाहौर पे काबिज हूँगा और कॉकटेल करनी थी और ये मगरबी पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दूंगा, जीटी रोड के जरिए से काबिज हो जाऊंगा। और वो जनाब ख्वाब धरे का धरा रह गया। और सलाम है सर, और सलाम है हमारे उन गाजियों को। अब जो आपने जो अवाम और फौज का ताल्लुक का जिक्र किया ना, दुश्मन ने क्या किया, फिर 71 हमें देखना पड़ा। अब देखिए, कल जो यौम दिफा की मरकज़ी तकरीब थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उससे मुखातिब भी थे, उन्होंने बड़ी एक अहम बात की, वो हाइब्रिड वॉर। उस तकरीब में हम तो कल जा नहीं सकते, नहीं, वो क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम था, उसकी प्रोग्राम भी था, फिर कुछ मतलब थकावट भी थी और कुछ ऐसा भी हुआ कि इतला भी बहुत देर में मिली। ये भी ठीक कि भाई जो कार्ड मौसूल हुआ वो भी बहुत ताखीर से आया। चलें,
ये भी नोट हो गया। अच्छा सर, उसमें उन्होंने बड़ी अहम बात की 11 बजे दुनिया न्यूज़ के दफ्तर से रात को इत्तला मिली। ठीक, अब देखिए ना, उसमें यह है कि कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया, भारत के साथ ताल्लुक़ का जिक्र किया, आर्मी चीफ ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नुकता जो आप फरमा रहे थे ना, वो उन्होंने हाइब्रिड वार का जिक्र किया कि मौजूदा दौर में जंग की नौयत कैसे बदल गई है। उनका ये बयान देखिए, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने इसको इस बयान से नत्थी होकर एक नई थ्योरी पेश कर दी। उस पर बात करते हैं वो शामी साहब अभी भी स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही से मिल के आए हैं, तो ये एक पूरा पैकेज है। पहले देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या फरमा रहे थे। अच्छा, ये तो उन्होंने जिक्र कर दिया, ये एक अरसे से हमारी जो क़यादत है वो इस मामले पे इज़हार ख्याल करी, आप भी गाहे गाहे इसका जिक्र करते रहते हैं। अब चौधरी साहब ने फिर आपसे 9-10 घंटे पहले कहा कि यौम दिफा की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन को मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा करार दिया है। उनका तज्ज़िया साइब और हकीकत पर मबनी है, इसीलिए PMDA ला रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ताकि इन ख़तरात से निपटा जा सके। आज़ादी सहाफ़त को सबसे बड़ा ख़तरा ज़र्द सहाफ़त से, कोई शक नहीं, ज़र्द सहाफ़त हो या ज़र्द सियासत हो, इससे ख़तरा रहेगा। असूली तौर पर ये बात दुरुस्त है, लेकिन यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बात कही है उसकी जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है वो दुरुस्त है या नहीं, इससे कतई नजर। लेकिन मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ चौधरी साहब ने जो बात कही है उसमें वजन है। ठीक, फेक न्यूज से, सहाफत से है मसला, खतरा है। और उसका सद्देबाब होना चाहिए। आप देखें ना, वो अफगानिस्तान में वीडियो गेम की फुटेज चला दी इंडियन चैनल्स ने पंजशीर में, ठीक है ना। तो ये और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने कैद किया था रेंजर्स का यूनिफॉर्म पहन के। तो एक साहब है वहाँ के सहाफ़ी अफ़गानिस्तान के, उन्होंने वो तस्वीर लगा दी डॉक्टर साहब की, जो उन्होंने एक्ट किया हुआ लेटे हुए जैसे। तो उस साहब ने तस्वीर लगा के ये कहा कि पंजशीर में ये पहला पाकिस्तानी SSG कमांडो है जो वहाँ पे जान। अब आप गौर कीजिए कि यहाँ पाकिस्तान में जो लंडे की दुकानें हैं, जहाँ वहाँ वो अमेरिकी फ़ौज की वर्दियाँ बिक रही हैं, उनके हथियार बिक रहे हैं अफ़गानिस्तान से जो आए हैं यहाँ। और हमारे वो यासिर शामी साहब ने वो अमेरिकी फ़ौज की वर्दी पहन के और बड़ी एक अपना प्रोग्राम कर लिया। तो अब वो सब आप कहेंगे जनाब। अच्छा, ये तो वहाँ पे काबुल के नवाह में एक मुकाम है जिसे बुश मार्केट कहते हैं, वहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी की तैनाती और उनकी चौकियों के बावजूद बुश मार्केट में नेटो और फ़ौजियों का सामान मिलता था। लेकिन असल बात यह है, जी आप कुछ फरमा रहे थे। बात यह है कि जो PDMA जो है, जो पाकिस्तान PMDA क्या मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वो जो ला रहे हैं, क्या उससे वो मकसद पूरा हो जाएगा? ये सवाल ज़ेर बहस है। या उससे हुकूमत सिर्फ एक अपनी सेटिस्फेक्शन करेगी अना की, और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। आज आप लोग मिले, आज हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मिले। उनको भी तमाम मीडिया तंजीमों की, मियां अमर महमूद साहब थे, हमारे सरमद अली थे, शकील मसूद थे, हमारे प्रोफेसर अब्दुल रहमान थे, सलीम बुखारी साहब थे, तो हमारे अजीम साहब थे, राना अजीम साहब। सारी जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी, जो मुख्तलिफ अखबारी तंजीमों की, काज़म खान थे, CPNE, APNS, PBA, PFUJ। और यही बात हुई। चौधरी साहब ने यह कहा कि उन्हें उम्मीद है कि खुद वज़ीर आज़म जो हैं वो इलेक्शन से पहले कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। बुनियादी बात यह है, मैंने सुना नजरसानी की बात भी कर दी उन्होंने, नजरसानी करनी चाहिए। देखिए, हम अभी तो टेक्स्ट ही नहीं आया उसका, उस पर भी रौला पड़ता, अभी तो हमें बिल दिया ही नहीं, इसका मुसव्वदा क्या है। दूसरी बात यह है कि आप कोई भी इस्लाह का काम जो है वो अकेले नहीं कर सकते, स्टेक होल्डर्स को साथ में लाना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि फेक न्यूज खत्म हो, हम भी चाहते हैं ज़र्द सहाफत खत्म हो, हमारे साथ मशवरा करके कदम बढ़ाना होगा। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो ऑन बोर्ड करना, यकतरफा तौर पर हवा में तीर चलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, वो आपके ऊपर दोबारा तीर वापस आ जाए। चले, एक प्रोग्राम में नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक आई चाहती है, आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब का मामला अधूरा रह गया क्योंकि बड़ी अहम अनाउंसमेंट्स की हैं तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने। और आपने देखा सर शाम साहब, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद सरबराह होंगे इस सेटअप के, जो कि कायम मुकाम सेटअप है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर डेप्टी होंगे, उनके मुआविन होंगे, मुल्ला अब्दुल सलाम भी जी, और सिराजुद्दीन हक़ानी ये वज़ीर दाखिला होंगे। मुल्ला यकूब मुजाहिद वज़ीर दिफा होंगे इस सेटअप में, मुल्ला उमर के बेटे जी। मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी
ये वज़ीर ख़ारिजा होंगे, जिससे पहले भी जो तालिबान का दौर था तब भी ये हम ज़िम्मेदारी निभाते रहे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब बदस्तूर यही काम करेंगे, यानी वज़ारत इत्तलात को डील करेंगे, और मुल्ला हिदायतुल्लाह वज़ीर ख़जाना होंगे। और उन्होंने कहा ये हंगामी हालात हैं, और आज ही उनका बयान था ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का कि इसमें ताख़ीर इसलिए हुई अनाउंसमेंट में कि हम तैयार नहीं थे कि इतनी जल्दी हुकूमत हमें मिल जाएगी। और मुजाहिरों के हवाले से उनसे सवाल किया गया जो आज मुजाहरे हुए काबुल में, जिस पर फायर हुआ है, उन्होंने कहा हंगामी हालात हैं मुल्क में, इसलिए अब मुजाहरे वही हो सकेंगे जिनको सरकार इजाज़त देगी, हंगामी हालात के तकाज़े कुछ और हैं। और पंजशीर के हवाले से उन्होंने बताया कि वहाँ मुकम्मल अमन है, मुकम्मल तालिबान का कब्ज़ा है, और राय यही थी कि जब पंजशीर को फ़तह कर लेंगे तालिबान तो ही हुकूमत का ऐलान करेंगे। तो ये सर एक बुरी सेटअप है। मुल्ला मोहम्मद हसन है, हाँ जी, ये कंधार से इनका ताल्लुक़ है, और ये 20 साल से जो शुराए रहबरी है तालिबान की, हाँ जी, जो गाइडेंस काउंसिल उसके सरबरा है, और एक तजर्बा रखते हैं। अफगान जो पुरानी तालिबान की हुकूमत है सही, उसमें भी शरीक रहे हैं, और एक बहुत मजहबी रहनुमा है। यानी फौजी कमांडर से ज़्यादा उनकी शोहरत जो है एक दानिश्वर की है, एक आलम दीन की है। और उसके साथ साथ जो मुल्ला ब्रादर अब्दुल गनी है उनकी ज़रा इंटरनेशनल वो उनके नायब होंगे, मुल्ला अब्दुल सलाम उनके नायब होंगे। तो बहरहाल अभी तो जो जिन वज़रा का ऐलान हुआ है वो तो सब तालिबान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब तालिबान के अलावा वो किस दूसरे को शरीक करते हैं अपनी हुकूमत में, ये मेरा ख्याल हो सकता है कि बाद में ये मंजर आम पर आए। और अभी ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ना, ये तो शरारतें हैं ना, ये जो शरारती अनासर हैं वो किसी न किसी बहाने वहाँ कोई फसाद बर्पा करना चाहते हैं। तो अभी तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये हंगामी हालात हैं, अभी हुकूमत जो है अपनी जगह कायम हो रही है, और जाहिर है उसको उसी तरह से इक़दाम करने पड़ेंगे, और वो करने भी चाहिए। यानी आपको वहाँ अफरा तफरी पैदा करने की कोई कोशिश जो है उसको तो नहीं देखा जा सकता ना मुस्तहसन नज़रों से। लेकिन ये अभी वाज़े नहीं हो सका कि ये जो कायम मुकाम सेटअप है ये कब तक रहेगा, और फिर मुस्तकबिल की शक्ल क्या होगी हुकूमत की, निज़ाम हुकूमत की। वो तो देखें ना, जो ये जो सेटअप बन रहा है, जो तालिबान की अमारात है उसका जो दस्तूर था उसके ताबे ही बन रहा है जी। देखें, एक अमीरुल मोमिनीन का जो मनसब है तो मुल्ला हिबतुल्लाह जो है वो अमीरुल मोमिनीन होंगे, यानी इससे ऊपर होंगे वो सबसे, और हुकूमत से भी और शूरा से भी। जिस तरह से कि ईरान में वलायत फ़क़ी है जी जी, और सुप्रीम लीडर और फिर उसके बाद सदर होता है, फिर पार्लियामेंट होती है, हुकूमत होती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो उसी दस्तूर के ताबिक कायम हो रहा है जो तालिबान का दस्तूर था उनकी हुकूमत का, और जिसे अमरीकी फोर्सेस ने आके ख़त्म किया था तालिबान की हुकूमत के साथ साथ उनके दस्तूर को भी। तो अब देखते हैं कि जो जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो हालात वाज़े होते जाएंगे। शाह साहब, एक और बड़ा अहम मौजू था, हमने तो उसके लिए लाइन अप किया था हसन रज़ा साहब को ताकि एक्सक्लूसिवली उस मौजू पे हम बात कर सकें। कोशिश होगी कल इस मौजू पर फिर मजीद भी बात हो, कल बात कर लेंगे। लेकिन आज आपको ये बता दें कि ये 3 बरसों में 7वें IG पंजाब आए हैं सूबा पंजाब में शामी साहब, और 5वें चीफ सेक्रेटरी हैं। बाकी सेक्रेटरीज और जो अहदेदारान है ब्यूरोक्रेसी के उनकी डिटेल तो बहुत लंबी इस मसले पर हम कल तफसील से बात करेंगे। हमारे दोस्त हैं जुनेद सलीम, जी जी, जुनेद हस्बे हाल के जी जी मेज़बान सीनियर सहाफ़ी, उनकी वालदा मोहतरमा जो है इंतकाल कर गई, एक उनके लिए दुआ मग़फ़रत की जाए। और मलक रियाज हुसैन साहब बैरिया टाउन के चेयरमैन, उनकी जो हमशीरा हैं उनका इंतकाल हुआ। मलक आमिर जो हैं उनकी वालदा थी, डॉक्टर शाजिया जो हैं उनकी वालिद थी और वालदा थी, और उनके लिए भी दुआ मग़फ़रत, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। देखिए, मलक रियाज साहब जो हैं उनकी ये खूबी है कि पूरे ख़ानदान को वो साथ लेके चले, और ये मरहूमीन के लिए दोनों, उनकी वालदा के लिए भी और डॉक्टर शाजिया की वालदा के लिए भी और जुनेद सलीम की वालदा के लिए भी हम अपने सुनने वालों से कहेंगे कि एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह अखलास पढ़कर उनकी रूहों को इसाले सवाब कर दें। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। हमारे मुमताज़ गोंदर साहब जो दुनिया TV के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, आउट स्टेशन जो दीगर शहरों से कॉरेस्पॉन्डेंट के जो सरबराह हैं, उनके वाले साहब भी पिछले दिनों चल बसे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनके लिए भी इसाले सवाब करें, दुआए मग़फ़रत करें। जब हमारे सुनने वाले
जब जो दुआएं मग़फ़िरत करें उसमें उनको भी शरीक कर लें। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।